सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड जिस वीडियो की थी, फाइनली वो वीडियो मैं लेके आया हूं। आपकी डिमांड पे काम करते हैं, तो जल्दी से सबसे पहले एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप डिमांड जो करते हैं वो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं और लगातार लाते रहेंगे इसी तरीके से। साथ ही साथ में अगर आपको और लगता है कि सर इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाई जाए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो बना देंगे। तो आप सबकी डिमांड थी कि सर एसएससी सीजीएल में मेडिकल का क्या प्रोसीजर रहता है। किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरे तो नॉक नहीं है, क्या कोई दिक्कत आएगी। किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरे तो ये फ्लाइंग हैंड्स हैं, कोई दिक्कत आएगी। मेरी उंगली कटी हुई है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। किसी के कुछ ऐसे पर्सनल कुछ डिसीजेस टाइप की भी किसी को लगती हैं, तो उनमें क्या दिक्कत आती है। किसी के चश्मा ज़्यादा पावर का है, तो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं। और सबसे ज़्यादा जो रहता है वो रहता है कलर ब्लाइंडनेस। आखिरकार किस पोस्ट पे कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगी और किस पोस्ट पे नहीं चल पाएगी, ये बच्चों का सबसे बड़ा डाउट रहता है। तो आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल में मेडिकल की अगर बात करें तो A to Z बातें इसमें खत्म कर देंगे हम, कि क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। साथ ही साथ में मेरे भाई, मैंने इसी चैनल पे आपको एसएससी सीजीएल का फिजिकल टेस्ट, कुछ ऐसी पोस्ट भी है एसएससी सीजीएल में जिन पे कुछ लेवल का फिजिकल टेस्ट आपका कराया जाता है, वो वीडियो भी डाल रखी है। एसएससी सीजीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये वीडियो भी मैंने आपके इस चैनल पर डाल रखी है। साथ ही साथ में मेरे भाई आपको अदर चीजों की भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे मिल जाती हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे, एकदम रियलिटी जो है उसकी बात करेंगे। एक भी जो बात है वो ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कुछ बता रहा हूं, जो फैक्ट है, जो नोटिफिकेशन की चीजें हैं, जो आपका अब तक होता रहा है, उन सारी चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं। आ जाइए, सबसे पहले एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है, अगर मैं जल्दी से एक बार बेसिक प्रोसीजर आपको बताऊं, तो पहले आपका नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आने के बाद एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, तो वहां पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके बाद में मेरे भाई आप रजिस्ट्रेशन जब कर लेते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, टीयर 1 का एग्जाम होता है, टीयर 1 जो कि क्वालिफाइंग है। उसके बाद में टीयर 2 का पेपर होता है। टीयर 2 का पेपर जब हो जाता है, उसके बाद में रिजल्ट से जस्ट पहले आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाती है। पोस्ट प्रेफरेंस भरवा देने के बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ लग जाती है, और फाइनल कट ऑफ में आपको यह भी पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ है। जिस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ होता है, वहां पे जब ज्वाइनिंग करने आप जाते हैं, तो वहां पे आपको जरूरत होती है मेडिकल की। तो मेडिकल कभी भी एसएससी का कोई डिपार्टमेंट नहीं करता है। एसएससी सीजीएल के अंदर सिंगल कोई ऐसे डिपार्टमेंट नहीं जो अलग से ऐसे करे। जस्ट आपको क्या चाहिए होता है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है। तो क्या प्रोसेस है, सो जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, कट ऑफ आपकी लग चुकी है, तो आपको मेडिकल करवाना होता है। ज्वाइनिंग से पहले आपको क्या कराना होता है, फ्रॉम एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पहली बात, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो वहां से आप करा सकते हैं। दिल्ली में आरएमएल हो गया, एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, राजीव गांधी हो गया, तो कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां से करवा लेते हैं। आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है जिसपे साइन होते हैं किसके, सीएमओ के। तो सीएमओ बेसिकली उसको सिग्नेचर करता है उसको। अब बात कहें कि सर ये कितना मुश्किल होता है, क्या होता है, देखो ये बहुत आसान होता है। ऑलमोस्ट सभी लोग पास कर लेते हैं। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस आपको नहीं है तो आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा, यानी कि बहुत ईजी होता है। लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि इस टेस्ट में क्या क्या आपका बेसिक प्रोसीजर है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, डायरेक्ट मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लाते हैं, वो अपने अपने सबके वो हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो क्या क्या क्राइटेरिया होता है, तो एक आपका बेसिकली ब्लड टेस्ट की कुछ रिपोर्ट्स का होता है। उसमें कोई आपका इशू नहीं आना है। आपको कोई बुखार है, फीवर है, सर्दी लग रखी है, जुकाम हो रखा है, या किसी को मान लो टाइफाइड हो रखा है, या किसी को कुछ और मलेरिया वगैरह है, वो कोई फर्क नहीं डालेगा। ब्लड टेस्ट में कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी है। एलएफटी केएफटी कम है, ज्यादा है, किसी विटामिन की कमी है या कोई विटामिन ज्यादा है, इस चीज का कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है। ये जस्ट एक आपका प्रोसीजर है, इससे कोई वैल्यू नहीं है, ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा एक्सरे आपका होता है। अगेन, अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, आपने ज्यादा सिगरेट पी ली है, आपका लगता है कि कोई दिक्कत होगी, वैसा भी कुछ नहीं होने वाला है। तो स्मोकिंग का कोई इश्यू नहीं है, जस्ट बेसिक एक्सरे आपका होगा। बहुत ज्यादा इश्यू उसमें भी आपको नहीं आना है। साथ ही साथ में ईसीजी आपका होगा, ये भी एकदम नॉर्मल है। ये आपकी हार्ट बीट कम ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बीपी कम है, बीपी ज्यादा है, आपकी हार्ट बीट ज्यादा है, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है। अनलेस एंड अनटिल
जो आपकी जो भी बीमारी है, जो भी कुछ है, अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे हो, किसी का हार्ट बीट ही 200 पहुंच रहा है तो फिर बात अलग हो जाएगी ना मेरे भाई, है ना, बीपी, और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अलग चीज होती है। नॉर्मली आपका इसमें कोई इश्यू आपको नहीं आने वाला है। ईएनटी जस्ट बेसिक चेकअप होता है आपका, ईयर हो गया, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, ठीक है, तो कान में जस्ट चेक करेंगे, कुछ भी है, किसी कान से कम सुनाई दे रहा है, ज्यादा सुनाई दे रहा है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कम ज्यादा का कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। साथ ही साथ में यूरिन टेस्ट वगैरह होगा, इसमें भी अगेन कोई इश्यू आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। कोई पर्सनल दिक्कत है, कुछ भी है, नथिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं होगा, जस्ट टेस्ट है, ठीक है। ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होता है, वो इसीलिए कि कुछ एक्सट्रीम लेवल का हाई ना मिले। नॉर्मल है, अगर आपका नॉर्मल से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। जो टेस्ट होते हैं ना, ये सारे टेस्ट आपके सीपीओ में भी होते हैं, वहां दिक्कत होती है, लेकिन यहां दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो टेस्ट लगभग वही है, हाइट वेट करते हैं, इसका भी कोई वो नहीं है, जस्ट सर्टिफिकेट पे आपकी डिटेल्स मेंशन करने के लिए सारे टेस्ट करे जाते हैं। तो इन टेस्ट को करने का पर्पज यही होता है कि जब आगे आपका, क्योंकि CHSS का मतलब CGHS कार्ड भी बनता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के पास में आपकी फुल डिटेल्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप कैसे हैं, कितना वेट है, कितनी हाइट है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना रहता है, ब्लड ग्रुप कौन सा है आपका। तो ये सारे टेस्ट उस पर्पस से ज्यादा होते हैं रेदर देन कि आपकी मेडिकल कंडीशन जानने के लिए, ठीक है, जस्ट एक सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो हाइट वेट वगैरह भी देखते हैं। हाइट वेट का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो फिजिकल वाली वीडियो उसके अंदर, कि उसका वहीं पर रोल है, इसमें मेडिकल में कोई रोल नहीं है। इसके अलावा आपका आई टेस्ट भी होता है, लेकिन क्या आई टेस्ट में अगर आपके चश्मा है तो दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके चश्मा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना चश्मा हो कम, थोड़ी सी नज़र कमजोर है, थोड़ी सी नज़र ज़्यादा मजबूत है, कोई इशू आपको नहीं होने वाला है CGL के मेडिकल टेस्ट में। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई क्योंकि आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जस्ट। लेकिन एक बात मैं कहूँ तो ज़्यादा कोई इशू नहीं है। फिर भी आपके कुछ FAQs जो हमने निकाले हर जगह से, जो बच्चे सबसे ज़्यादा पूछते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों का यही आता है कि सर मेरी आंखों में हाई पावर का चश्मा लगा हुआ है, क्या मुझे इशू होगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई इशू आपको नहीं होगा। कितनी भी हाई पावर का आपका चश्मा लग रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि सर मैंने टैटू बनवा रखा है। CPO में जैसे कि टैटू का इशू आता है, लेकिन CGL में टैटू का कोई भी इशू नहीं है, आपने कितना भी टैटू बनवा रखा है। वैसे टैटू अच्छी चीज़ नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, वो बात अलग है, लेकिन हाँ, एग्जाम में आपका कोई इशू नहीं होने वाला है। तीसरी चीज़ आती है कि सर जी मेरे एक्सीडेंट हो गया था, हाथों में या पैरों में रॉड पड़ी हुई हैं। अगर आप बढ़िया से चल फिर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, रॉड का कोई इशू आपको नहीं आने वाला है। यानी कि पैरों में रॉड है तो भी कोई इशू नहीं है। हालांकि अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू है तो फिर आप अपना PWD का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला होता है, आप उस कोटा से आ जाइए अगर ज़्यादा इशू है तो। अगर इशू इतना कम है कि आप आराम से चल फिर पाते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपका यहाँ पे नॉर्मली क्लियर हो जाएगा। तो रॉड का भी कोई इशू आपका नहीं रहने वाला है। साथ ही साथ में मेरे भाई, बच्चों को लगता है सर जी मेरा BP है या मुझे डायबिटीज़ है या ये पाइल्स का एक इशू रहता है काफ़ी सारे बच्चों को, इसके तो पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोसिल हो गया या पाइल्स हो गया, इन दोनों में ही कोई इशू नहीं है। इवन हाइड्रोसिल बहुत बड़ा इशू CPO में भी क्रिएट नहीं करता है, और ये ऐसी चीज़ें जो कि जनरली बच्चे किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। लगता है कि यार मैं किसी से कहूँगा तो कोई क्या समझेगा मेरे बारे में, क्योंकि ये कुछ डिसीजेज हमारे समाज में ऐसी हैं जिसका बीमारी से ज़्यादा सामाजिक जो रिस्पेक्ट है उससे ज़्यादा कनेक्शन लोगों ने निकाल लिया है। तो ये ऐसा नहीं है, पाइल्स हो, हाइड्रोसिल हो, उसका कोई भी इशू आपके मेडिकल एग्जाम में CGL में नहीं आने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत आप नहीं लीजिएगा। साथ ही साथ में मेरे भाई, मेजर कोई अगर ऑपरेशन आपका हुआ है उसका भी कोई ऐसा इशू नहीं होता है। अगर आप फिलहाल ठीक हो, कितना भी बड़ा कोई ऑपरेशन हुआ, कोई इश्यू नहीं पड़ेगा। अगर अभी आप बढ़िया से चल फिर सकते हो, दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिजिकल वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि अगर उसके क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते हो तो बात अलग है, लेकिन मेडिकल में इशू नहीं आएगा। साथ ही साथ में हैंड और फिंगर, जैसे कुछ लोगों के 6 फिंगर होती है, मतलब 6 हाथ तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 6 फिंगर हो जाती हैं, तो क्या उसका कोई इशू है? बिल्कुल भी नहीं है। 6 हैं या कोई फिंगर आपकी कटी हुई है या कुछ ऐसा है, क्या उसका कोई इशू है? कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ का भी कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ में फ्लैट फुट, क्या सर इशू क्रिएट करेगा? जी नहीं, कोई इश्यू क्रिएट नहीं करने वाला फ्लैट फुट भी आपका चल जाता है, उससे भी आपको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही साथ में सर कोई क्रिटिकल इलनेस है, मैं अगेन फिर कहूँगा कि कुछ इलनेस ऐसी है जो कि लाइलाज बीमारी है, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, HIV हो गया, कैंसर हो गया, इनका इशू बन सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा इशू आपका नहीं बनने वाला है। साथ ही साथ में कुछ और FAQs देख लेते हैं जिनमें बच्चों को रहता है, जैसे बोलेक्स क्या होता है मेरे भाई?
जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं आपके नॉक नी और एक होता है बोलेक्स। नॉक नी में क्या होता है, जब हम अपना ये जो एड़ियाँ नीचे मिलाते हैं तो जो घुटने का पार्ट होता है वो आपस में टकराता है तो नॉक नी कहते हैं, और अगर वो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो उसको बोलेक्स कहते हैं। ना तो एसएससी सीजीएल में बोलेक्स से फर्क पड़ने वाला है और ना ही नॉक नी से फर्क पड़ने वाला है सीजीएल के मेडिकल में। सीपीओ में फर्क पड़ता है दोनों से ही, नॉक नी भी सीपीओ में इशू क्रिएट करता है और बोलेक्स भी करता है, लेकिन सीजीएल में कोई इशू नहीं होने वाला है। क्या फ्लाइंग हैंड्स जो आपके हाथ का ऐसे देखते हैं टेढ़ा सीधा है, ठीक है, क्या इससे फर्क पड़ेगा? तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये सब चीजें आपकी जो पैरामिलिट्री और मिलिट्री होती है वहां पे देखी जाती है, इसीलिए सीपीओ में, एसएससी जीडी में, इनमें ये मैटर करती है, लेकिन एसएससी सीजीएल जो कि कहीं ना कहीं एक सिविल नेचर की जॉब है, वहां पे ये आपका मैटर नहीं करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों का जो डिमांडिंग क्वेश्चन रहता है, जिस पे अक्सर करके चर्चा बनी रहती है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है ये जान लें। देखो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कैसे होता है, इस प्रकार की एक पूरी कॉपी होती है, मैंने तो खुद दिया है एसएससी सीपीओ के मेडिकल के टाइम पे, ठीक है। और जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें 8 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें 6 आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ। अगर आप 8 और 6 देख पा रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहीं से कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस वाला क्या होता है, वो कुछ कलर के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। कलर ब्लाइंडनेस ऐसा नहीं है कि आपके दैनिक जीवन में आपको प्रभाव डालेगी कि रेड लाइट को आप ग्रीन समझ के चले जाओगे, वैसा नहीं होता है, क्योंकि आप बचपन से उसी को रेड समझ रहे हो तो वो रेड ही है आपके लिए यार, ठीक है, चाहे वो कोई और कलर की भी दिख रही हो, ठीक है। वो जब इस प्रकार का टेस्ट होता है ना, जब कई सारे कलर में से किसी एक को देखना होता है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, यही कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। तो ये इस प्रकार का टेस्ट होता है, ये इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इनमें सारे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, 74 आपको वहाँ दिख रहा होगा। अगर इसमें आपको कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो घबराइए मत, इसमें कोई नंबर नहीं है, ठीक है। कहीं कोई समझ ले कि सर नंबर नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, तो कोई बात नहीं, इसमें आपको 12 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसमें आपको 5 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इसमें आपको 2 दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको 27 दिखाई दे रहा होगा, 29 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इधर आपको 18 दिखाई दे रहा होगा। मैं बहुत पास हूँ, हो सकता है मेरे को भी कोई नंबर गलत दिखाई दे जाए। इसमें थोड़ा सा ये भी रहता है, बहुत पास से देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा नंबर है, ठीक है, तो थोड़ा सा दूर से हटके देखते हैं तो समझ आ जाती हैं चीज़ें। बाकी अगर ये है भी तो भी सीजीएल में आप बहुत सारी पोस्ट ऐसी जिनके लिए एलिजिबल हो, यानी कि अगर आपको नंबर नहीं भी दिखाई दे रहे तो भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। आपको कलर ब्लाइंडनेस अगर है भी, पहली बात तो कलर ब्लाइंडनेस हेरिडिटरी होती है, यानी कि आनुवांशिक रूप से चली जाए एक बीमारी है, यानी कि जनरली कहते हैं कि नानी से आती है ये, है ना, नानी से मम्मी से वहाँ से आती है ये, है ना, तो वहाँ से होता है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसका भी। तो आप एक बार देख लेना, अगर आपको ये सब नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 42, 3 और ये आई गेस 6 है, ठीक है, तो ये अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 74 है जो कि सबसे पहले ही था। तो अगर ये दिखाई दे रहे हैं तो बढ़िया है, आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। नहीं भी दिखाई दे रहे हैं तो है। अगर है तो किन पोस्ट के लिए आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें स्ट्रिक्टली कलर ब्लाइंडनेस को मना कर देते हैं, तो उन पोस्ट के लिए आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सी पोस्ट है, लेट्स सी। सो विच पोस्ट, मतलब कौन सी पोस्ट है, विच पोस्ट आर सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उनके लिए कौन सी पोस्ट आपकी सूटेबल है, ठीक है। तो ये एक एक करके यहाँ पे जितनी एसएससी सीजीएल के अंदर नौकरी है उस एक एक नौकरी को मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि सीबीआई, सबसे पहले बच्चों को लगता है सीबीआई सब इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे की एक जॉब है, क्या ये सूटेबल है? तो यस, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बेशक आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो भी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये एएसओ की पोस्ट है। अब मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर कहूं कि एएसओ की लगभग सारी पोस्ट में कलर ब्लाइंडनेस आपकी सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एएसओ यस है। एमईए वाली जो कि लोगों की फेवरेट जॉब रहती है, क्या एमईए में कलर ब्लाइंडनेस से कोई दिक्कत आने वाली है? कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये भी सूटेबल है। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ में आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, इसमें भी एएसओ होता है। इसके अलावा सीएटी जो कैट होता है आपका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट कोर्ट आपने देखा होगा जिसमें जाते हैं, तो इसमें भी एएसओ लगते हैं। तो क्या वहां पे सूटेबल है? बिल्कुल है। इसके अलावा मेरे भाई देखेंगे ये आपका डीओपीटी का हो गया, ठीक है, और इसमें भी एएसओ है। इलेक्शन कमीशन का एएसओ हो गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का एएसओ हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का ये इंस्पेक्टर पोस्ट होती है, एएसओ नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में एएसओ होता है। क्या इन सब के लिए सूटेबल है? यस, यानी कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप ये पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं,
कौन सी नहीं कर सकते वो भी बताऊंगा मैं। इसके अलावा आपका AFHQ, वैसे ये आर्म्ड फोर्सेस की है, उसके बावजूद भी इसमें कलर ब्लाइंडनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये हेडक्वार्टर्स की जॉब है, ये आपकी नॉर्मल वैसे नहीं है, ठीक है। सो हेडक्वार्टर्स की जॉब है, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स लिख लेना, क्वार्टर लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। SSC वाले नोटिफिकेशन में ऐसे गड़बड़ करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। CBDT आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये आपका इंस्पेक्टर जो इनकम टैक्स होता है, क्या इसमें कोई दिक्कत होगी? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी ये सूटेबल है, ठीक है। यानी कि इनकम टैक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भाई सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस होता है आपका, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है। इसमें असिस्टेंट की जॉब होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नहीं है, इसको असिस्टेंट बोलते हैं सिर्फ, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ये और मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया, इन सब में भी असिस्टेंट होते हैं, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ED वाला जो है आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो असिस्टेंट डायरेक्टरेट होता है इसमें, जो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, जो होता है AEO बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी जॉब है, आप देख लेना एक एक करके। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ASO की जॉब्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ये जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब है CBIC में, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपका जो ऑडिटर की पोस्ट होती है या जो डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है DA, काफी पॉपुलर जॉब है, हालांकि 4200 ग्रेड पे, लेकिन फिर भी पॉपुलर है। इसमें भी अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी असिस्टेंट की जॉब है। जितनी भी असिस्टेंट की हैं, जितनी भी ASO हैं, इनमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट की जो जॉब है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो IB का ASO है, ठीक है, नहीं IB का ये जो अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। CGA का जो कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपका ये CAG में ऑडिटर है, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। CAG का ये अकाउंटेंट है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। तो ये वाली पोस्ट आपकी दे रखी है, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये टैक्स असिस्टेंट TA की काफ़ी वैकेंसीज होती हैं, तो TA में भी कलर ब्लाइंडनेस की कोई इशू नहीं आने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की कुछ और भी पोस्ट हैं जो कि क्लर्क वगैरह की, UDC वगैरह, इनमें भी दिक्कत नहीं आती आपकी। ये कुछ और दे रखे हैं UDC के, इनको भी देख लेना, इनमें भी दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज कर करके सारे को आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। मैं अगर सारे पढ़ूंगा तो 70 से ऊपर पोस्ट हैं, तो सारी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में, है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस वगैरह हो गया, ये सब आपके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये, ठीक है। ये टैक्स असिस्टेंट CBDT का, इसमें भी दिक्कत नहीं है अगेन, तो ये देख लेना आप। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनमें इश्यू आएगा। सबसे बड़ा जो पॉइंट रहता है ना वो यही है कि जो पोस्ट जो कि सूटेबल नहीं है, यानी कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई ना करे, ये ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेरे भाई, इंस्पेक्टर एग्जामिनर की जो पोस्ट होती है आपकी, जो कि पोर्ट पे ड्यूटी लगती है, तो CBIC में ये इंस्पेक्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपका आता है ये, इसमें बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है यार, कलर ब्लाइंडनेस है तो इसके लिए अप्लाई ना करें। इसके अलावा इंस्पेक्टर जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होता है, बहुत बड़ी पोस्ट है, PO जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो PO में भी आपका ध्यान रखेंगे, नहीं है एप्लीकेबल। इसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर जो कि यूनिफॉर्म की जॉब है एक, अगेन इसमें भी आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो इश्यू क्रिएट होगा, ठीक है। इसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, ये ASO की जॉब है। बहुत कम ऐसे ASO हैं, ठीक है, जिसमें आपका वो रहता है। अच्छा एक चीज समझना, मैंने शायद वहां पे बता दिया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, यानी कि ED में जो असिस्टेंट की जॉब है, सिर्फ असिस्टेंट की, उसमें कलर ब्लाइंडनेस चल जाएगी, लेकिन जो AEO की जॉब है उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो इस चीज को करेक्ट भी कर लेना, जो AEO होता है, जो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, उसका नहीं चलेगा, लेकिन जो सिर्फ असिस्टेंट है, जो कि मैंने यहां पे आपको दिखाया था, ये रहा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में सिर्फ असिस्टेंट जो है, इसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो AEO की पोस्ट है, जो कि 4600 ग्रेड पे है, जिसकी कट ऑफ काफी अच्छी जाती है, ऊपर जाती है ठीक ठाक, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये टॉप की पोस्ट है सारी की सारी, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, ये ASO चलो ठीक है, ये कम वैकेंसीज आती हैं, लेकिन ED वाला तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो नार्कोटिक्स वाला इंस्पेक्टर है, उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं चल पाएगी क्योंकि फॉरेंसिक का काम है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका जो जेएसओ की पोस्ट होती है उसमें भी आपका इश्यू क्रिएट होगा, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। जो कोस्ट गार्ड है उसमें भी दिक्कत है, जो मटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है अर्थ और साइंस वाला उसमें भी दिक्कत आएगी। इसके अलावा आपका जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो एक पोस्ट होती है असिस्टेंट की, उसमें दिक्कत आएगी। इसके अलावा एनआईए की जो जॉब है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, आपके फॉरेंसिक से जो चीज़ें हैं कलेक्ट करी जाती हैं एविडेंस वगैरह, तो वहाँ पे भी दिक्कत आएगी। तो ये भी पोस्ट ऐसी हैं जो कि सूटेबल नहीं है कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ में आपकी कुछ और पोस्ट हैं जो कि एनएचआरसी की है, आपकी एक रिसर्च असिस्टेंट होता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर में भी नहीं है और सब इंस्पेक्टर में भी नहीं है, तो दोनों में ही आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं चल पाएगा। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल जो इन्वेस्टिगेटर होता है, ये रजिस्ट्रार सेंट्रल जनरल ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो सेंसस कमिश्नर वगैरह इसमें भी ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ जो आपका होता है, बीआरओ में अपर डिवीजन क्लर्क होता है, इसमें भी दिक्कत आएगी। इसके अलावा मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये, तो ये डिपार्टमेंट इस तरीके के कि इसमें दिक्कत आ जाएगी कलर ब्लाइंडनेस की वजह से, तो इनमें आपको नहीं करना है। एटॉमिक एनर्जी का एक डिपार्टमेंट है, इसमें भी यूडीसी जाते हैं, इसमें भी दिक्कत आएगी। इसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक्स के सब इंस्पेक्टर में भी दिक्कत आएगी भाई आपको। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी, अकाउंटेंट हो या जूनियर अकाउंटेंट, इसमें भी दिक्कत आएगी। तो ये वो पोस्ट हैं जिनमें आपको दिक्कत आने वाली है अगर कलर ब्लाइंडनेस है। एक बार फिर से सारी पोस्ट को देख लीजिएगा, आप अगर इनमें से कोई टारगेट कर रहे थे और अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो भाई अपना टारगेट बदल लीजिएगा प्लीज, है ना, क्योंकि दिक्कत आएगी नहीं तो। बाकी मेरे भाई एक जो बड़ा बर्निंग सा इशू बना 2023 में और 24 में, जब एसएससी ने अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, लेकिन जब वैकेंसीज की डिटेल निकालते हैं, तो जब वैकेंसीज एसएससी वाले देते हैं तो उस टाइम पे उसके आगे लिख के देते हैं कि क्या कलर ब्लाइंडनेस के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो जब 23 की वैकेंसीज आई थी तो आप देखोगे जो आईबी वाला था इसको नो कर रखा था, यानी कि आईबी के लिए सूटेबल नहीं था। एएसओ इन आईबी पहले नहीं था 2023 तक, लेकिन जब 24 का आता है तो एसएससी इसको यस कर देता है, यानी कि अब की बार इन्होंने कहा कि कलर ब्लाइंडनेस वाले भर सकते हैं। अब ये अपने रिस्क पे भरें भाई, हो सकता है एसएससी ने सच में चेंज कर दिया हो और हो सकता है एसएससी से टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, नो वन नोज, क्योंकि डिटेल में कोई भी एसएससी ने ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि ऐसा कुछ चेंज कर रहे हैं। जनरली अगर इतना बड़ा चेंज हो रहा है कि अब तक आईबी में कलर ब्लाइंडनेस को नहीं ले रहे थे और अब कलर ब्लाइंडनेस वाले को ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वैसे नोटिफिकेशन आना चाहिए, एसएससी ने नहीं निकाला है। लेकिन अगर 2024 का देखें जो कि 18/8/2023 को था नो, और अब की बार क्या कर दिया 24 में 23/12/2024 को यस कर दिया। इसके अलावा दूसरी पोस्ट है आपकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसमें भी पहले नो था लेकिन अब की बार एसएससी ने कर दिया क्या, यस। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन, ये पहले यस था और अब की बार एसएससी ने क्या कर दिया, नो कर दिया। तो ये थोड़ा सा एसएससी ने चेंजेस करे हैं। आई होप आप लोग ये चेंजेस को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, तो इसका एक बार ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चेंजेस एसएससी ने करे हैं। बाकी मेरे भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इनमें से कोई भी पोस्ट आपका टारगेट है, तो आपको सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि फ्लिपकार्ट से 2 तो किताबें मंगा लेनी चाहिए। एक है आपकी इंग्लिश रामबाण और दूसरी है आपकी वोकैब संजीवनी 3rd एडिशन, जो कि आपकी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। साथ ही साथ में जो तीसरा काम आपको कर लेना चाहिए, दूसरा काम, वो है आरजी विक्रमजीत ऐप पे जाके इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच आपको आज के आज ही ले लेना चाहिए। सिर्फ 699 रुपए के फी में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में सॉलिड कंटेंट जबरदस्त बढ़िया मिलता है, तो आप वहां से कर सकते हैं। बाकी हमने अभी रिसेंटली कई सारी फ्री ई बुक्स दी हैं, या कहूं कि फ्री बुक्स दी हैं। इवन जो हमारी पूरी पॉकेट रॉकेट की किताब है हमने उसको फ्री कर दिया। तो वो फ्री बुक्स आप कहां से अवेल कर सकते हैं, तो टेलीग्राम है वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी पॉकेट रॉकेट किताब को हम टेलीग्राम पे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, एक एक रूल को बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो वो आपको कहां पे मिल जाएगा, तो एक हमारा चैनल है प्रशांत सोलंकी कॉन्सेप्ट्स, वहां पे हम उस पूरी किताब को पढ़ा रहे हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इन किताबों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे संजीवनी है चाहे रामबाण। और एक बार फिर बता दूं मेरे भाई, अगर तैयारी सच में करना चाहते हो और इंग्लिश लगता है कि राह में कभी बाधा बन सकती है, तो एक बार वीओडी बैच में आके देखिए, आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि इंग्लिश बाधा बन सकती है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं पहले डेमो से हमें देखेंगे तब हम डिसाइड करेंगे वीओडी लेना है कि नहीं,
तो एक बार YouTube पर सर्च करिएगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बाय प्रशांत सर, और वो वीडियो 11.5 घंटे की है। एक बार मेरे कहने से 11.5 घंटे इन्वेस्ट कर दो, आपका ये भ्रम जीवन भर के लिए टूट जाएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आ सकती है। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप किसी भी तरीके से पढ़ के आए हैं, आप 11.5 घंटे एक बार मेरे कहने से लगा दीजिए, आपका जीवन भर के लिए भ्रम टूट जाएगा कि इंग्लिश आप नहीं सीख सकते हैं। आप इंग्लिश न सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि में आप इंग्लिश को मास्टर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप एक बार 11.5 घंटे देखिएगा, आपको खुद यकीन हो जाएगा। बाकी मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और लगता है कि आपको मैं अच्छा काम कर रहा हूं, आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हर जगह पहुंचाइए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से कंटेंट आपके लिए तैयार करते हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, हर एक चीज को आपके सामने लेके आते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए कहीं पे नहीं मिलेंगी आपको, जो कि यहाँ पे आपको मिल रही हैं। बाकी मिलेंगे मेरे भाई अगली एक बार फिर से वीडियो में। जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, वो टॉपिक आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आपका भाई आपके सामने बहुत जल्द वो वीडियो लेके हाजिर होगा। सीपीओ मेंस के लिए हमने एक स्पेशल आपका सीरीज शुरू करी है इस चैनल पे, जिसमें पिछले 5 साल के पूरे मेंस को सॉल्व कराएंगे। पहली वीडियो आपको अगले 2 दिन के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।